अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जवाब लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि जनाब आज का आपका दिन बहुत खुशगवार उसका आगाज़ हुआ होगा और बहुत ही अच्छा गुजरेगा, बल्कि आप दूसरों के साथ और दूसरे आपके साथ मुकम्मल खुश होंगे आज के दिन। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके साथ वालों से बन के रहे, क्योंकि वही वो लोग हैं जो बहुत से मामलात में आपके काम आ सकते हैं। जैसे आपको एक अच्छा मशवरा देकर बहुत से मसाइल से निकाल सकते हैं, मगर उसके साथ ये भी जहन में रखना चाहिए कि ज़िंदगी इतनी सादा नहीं है। और यही वजह है कि हर बंदे से मशवरा लेना भी कोई अक्लमंदाना बात नहीं होती है। तो ये बहुत सवाल किया जाता है कि किस किस्म के बंदे से फिर मशवरा लिया जाए। आज का हमारा मौजू भी यही है कि ज़िंदगी में किस किस्म के लोगों से मशवरा लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए। पहले तो ये सबसे पहले आप लोगों ने जहन में रखना है कि जनाब मशवरा लेना इंसानी मामलात के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि गलत शख्स से मशवरा लेना कभी कभार ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल भी बना सकता है। अब मशवरे के बारे में इमाम शाफ़ी का एक खूबसूरत सा कौल है कि मशवरा अक़ल का ज़ेवर है और नादान से मशवरा लेना अपना वक्त ज़ाया करना है। तो एक बात तो तय है कि मुशावरत हमेशा ऐसे शख्स से ही करें जो आपको समझदा हो, आपके मसाइल को समझे और ख़ुद को आपके जूते पहन कर देख सकता हो। हमारा अलमिया ये है कि हम अक्सर उन लोगों से मशवरा लेते हैं जो ख़ुद भी उलझनों का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमें कोई बिज़नेस शुरू करना है, कारोबार शुरू करना है या कुछ समझना है उसके बारे में, तो हमें किसी तजुर्बाकार कारोबारी से मशवरा लेना चाहिए, ना कि ऐसे दोस्त से जो ख़ुद भी रोज़गार की तलाश में फिरता है। और फिर हम में से ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन कर लेते हैं। मशवरा देने वाले भी ना कई बार गैर ज़रूरी तजुर्बात बयान करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर रहे होते हैं और उस बात को हमारी ज़िंदगी से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, मगर हम उस शख्स के अदब में वही सब करते चले जाते हैं। और होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली फिर कहीं ना कहीं हम भी उस दलदल में फंस जाते हैं। अगर उसूली बात करूं तो प्रोफेशनल ज़िंदगी में ना मशवरा हमेशा अपने शोबे के माहिरीन से लेना चाहिए। जज्बाती मामलात में अगर मशवरा लेना है तो अपने किसी दोस्त से या अपने किसी फैमिली के बड़े से बात करनी चाहिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा भी इस मामले में हमारे काम आ सकते हैं। फिर आपको ख़ुद भी अपनी समझ बूझ इस्तेमाल करनी चाहिए। सुकरात का इस हवाले से ये कहना है कि जनाब अक्ल के बग़ैर मशवरा लेना ऐसा ही है जैसे अंधे को रास्ता दिखाना। इसीलिए ख़ुद पर भी थोड़ा सा भरोसा करें और किसी के मशवरे पर अमल करने से पहले उसे अच्छी तरह परख लें। आखिरी जो कोर प्रिंसिपल है इसका वो ये है कि आपने जहन में रखना है कि सामने वाला एक तो मसले का मुकम्मल शऊर रखता हो और दूसरा आपको मुकम्मल यकीन हो कि वो आपके साथ मुखलिस और ईमानदार भी है। ऐसे लोग ही आपको ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने में मदद देते हैं। वरना आजकल है क्या, आजकल हमारे साथ ही बहुत से लोग हमारे अजीज़ व अकारिब बैठे हुए होते हैं जो बज़ाहिर तौर पर तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो अंदर से हमसे हसद कर रहे होते हैं, हमसे जेलस हो रहे होते हैं और हमारे नुकसान के ऊपर खुशी मना रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपने परहेज़ करनी है और ऐसे लोगों से कभी भी आपने मशवरा नहीं लेना, क्योंकि वो हमेशा आपको गैर ज़रूरी और गलत मशवरा ही देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में आपका नुकसान हो और वो उसके ऊपर खुशी महसूस करें। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर भी रहना चाहिए और इस तरह का कोई भी मसला या इस तरह का कोई भी फ़ैसला उनसे लेकर नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि ना वो ख़ुद आगे बढ़ सकते हैं और ना ही वो किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और ना ही उन्हें खुशी होती है। तो बड़े सोच विचार करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानें और उनको पहचानें और देखें कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ऐसे नहीं हम अकेले नहीं रह सकते हम ज़िंदगी में। हमें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से। कुछ ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं, लेकिन वो रिश्ते आपके साथ मुखलिस ज़रूर होने चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़नी है, बढ़ते हैं। आप कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में 75%
ख़ुदकुशियाँ मर्द हजरात करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। और आपको ये जानकर भी शायद झटका इस वजह से लगा होगा कि हम लोग आम दिनों में मर्दों के मसाइल पर इतनी ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, और उन्हें मसाइल और उन्हीं मौज़ूआत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में आज के दिन यानी कि 19 नवंबर को मर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद मर्द हजरात के मसाइल का हल ढूंढना है और मर्दों के मुतालिक जो उन स्टीरियोटाइप्स हैं उनकी निशानदेही करना है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मर्द इतनी मुश्किलात का शिकार होते हैं। अब मर्द हमारे माशरे में एक घर बनाते हैं, बच्चों को पालता है, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप यानी कि सभी का ख्याल रखता है, और उसी दौड़ में धूप में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। मर्द हजरात अक्सर अपनी ज़हनी सेहत के बारे में ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और महंगाई के इस दौर में मर्द अपना रोना कहीं नहीं रो सकता है, और इसी वजह से वो खामोशी से दिन रात मुश्किलात को अपने तक रख कर ज़िंदगी में सब्र करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का दिन मर्द की मेंटल हेल्थ के लिए है कि जनाब मर्द को भी दर्द होता है, वो भी हालात के भंवर में रोज़ डूबता है। तो इस हवाले से हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि मेंस हेल्थ के ऊपर क्यों इतनी बात नहीं होती है, और आज का जो दिन है उसको मनाने का मकसद क्या है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिस हवाले से हमने बात करनी। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। डॉक्टर बिस्मा, आज क्योंकि मेंस मर्दों का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन, तो ख़ास तौर पर हम औरतों की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बुज़ुर्गों की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मर्दों की मेंटल हेल्थ के बारे में हमने कभी बात नहीं की एज सच। इस तरह मुझे नहीं लगा कि किसी प्लेटफॉर्म पर बात हो रही हो। मर्द को भी दर्द होता है। बहुत प्यारी आपने ना इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा दिया मुनीबा, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने मर्दों के प्रॉब्लम्स जो हैं और मर्द जिस तरह से सफ़र करते हैं वो आपने एक्सप्लेन किया, और आखिर में जो आपने बात की ना, मर्द को भी दर्द होता है। दिस इज़ समथिंग विच शुड बी इन द इन्वर्टेड कॉमास, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आज ख़वातीन या बच्चों या बूढ़ों की बजाय मर्दों की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बुलाया गया है। सो दैट शोज़ के हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है ना साइकोलॉजिस्ट का, वो ये होता है कि हमारे सामने कोई भी जेंडर या कोई भी सेक्टर का बंदा हो या बंदी हो, हम उसके बारे में बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं। वी शुड बी वेरी नॉन जजमेंटल इन आवर अप्रोच। और मैं जब भी प्रोग्राम करती हूँ तो मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि कोई भी जेंडर जो है वो बायसनेस का शिकार ना हो। एंड आई टोटली एग्री विद यू एंड आई टोटली एंडोर्स योर पॉइंट कि मर्द को भी दर्द होता है। और ये जो हमारे कल्चर में या एक मर्दों के बारे में एक आइडिया है ना कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू एंड वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से मर्द समझता है कि नहीं रोना नहीं है, इसलिए वो अपने अंदर ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेगा, अपने डिप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, एंड दैट्स वाई उसको अल्टीमेटली ये सफरिंग जो है वो बढ़ती जाती है उसकी। तो आज के दिन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो इंटरनेशनल मेन डे है, सबसे पहले तो वी शुड सेलिब्रेट इट टू, जिस तरह से हम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे एंड एवरीथिंग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी तरफ से मर्दों को बहुत सी मुबारकबाद आज के दिन के लिए कि उनको भी शायद नेशनली या इंटरनेशनली जो है रिप्रेजेंटेशन मिली है कि वो भी एक एंटिटी है, वो भी एक ऐसा पर्सन है, ऐसी इंडिविजुअल है जिसको कहीं ना कहीं ज़रूरत वरना मर्द हज़रात तो सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते, हमारे बारे में बात नहीं होती है, हमारा दिन नहीं मनाया जाता। तो आज आपका दिन है और आज आपके बारे में ही बात होगी, आज किसी और के बारे में बात नहीं होगी। ट्रू। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, मैंने बचपन से देखा है कि जहाँ पे एक बच्चा हो और एक बच्ची हो, दोनों बहन भाई हैं, बॉय एंड गर्ल है, तो वहाँ पे बच्चे को कहा जाता है कि आपने रोना नहीं है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और आपने अपनी बहन का ख्याल रखना है, आपने उसके साथ बाहर जाना है, तो आपने रोना नहीं है, आपने मजबूत रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तो वो बचपन से हम उसकी ट्रेट्स में डाल रहे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुनीबा, ये सब चीज़ें जो इनग्रेन होती हैं ना, ये बच्चे की परवरिश के टाइम से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने हमारे कल्चर के हिसाब से बात की, हमारी माएँ जो हैं वो बच्चों के ऊपर, यानी मेल चाइल्ड जो उसके ऊपर ये फोकस करती है कि जी यू हैव टू बी अ प्रोटेक्टिव पर्सन ऑफ द फैमिली। ओके फाइन, दैट्स ट्रू,
उसको एक हाई लेवल आप ये देते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, उसका रोल है कि उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जहाँ तक वो एक उसको आप सोचे वो भी एक इंसान है, वो भी कभी ना कभी हर्ट हो सकता है अगर वो किसी की भी बात से। असल में हम जो है हमारे कल्चर में देखते हैं कि लड़कों के शायद अपने फादर्स के साथ थोड़े से डिस्प्यूट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं करते। हम ये इनकरेज ही नहीं करते बच्चे को कि बेटे को कि ठीक है बाप के साथ बैठ के बात करो। बिल्कुल माँ जो है उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ले लेती है और बच्चा जो अपने अंदर एक ग्रज पालना शुरू हो जाता है, जो हमारे कल्चर में आम नजर आता है। और अल्टीमेटली हम ये नोट करते हैं, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में बहुत चीज़ देखी है कि बेटे जो हैं वो अपने बाप के साथ उस तरह से इमोशनली अटैच नहीं होते। माँ के साथ होते हैं लेकिन बाप के साथ नहीं होते। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हम बच्चे को शुरू से वो पढ़ा रहे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि वो एक इंसान है, उसकी अपनी कोई नीड्स हो सकती हैं, उसकी कोई अपनी डिज़ायर्स हो सकती हैं, उसकी कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जिसके मुताबिक हमने उनको डील करना है। और ये भी नहीं हम देखते हैं कि जो बाप है वो उसी स्टेज से गुजर के आया है जिस स्टेज पर इस वक्त उसका बेटा है, और वो शायद वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो गलतियां मैं करके आया हूँ वो मेरा बेटा ना करे, तो उस वजह से उनको रोकते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं। तो वो डिस्प्यूट, ये एलिमेंट बहुत अच्छा है। हर पेरेंट जो है वो ये चाहता है कि उसकी औलाद उस सफरिंग से ना गुजरे जिससे हम गुजरे, लेकिन उसके लिए डील करने का तरीका ये नहीं है कि आप उसके साथ सख्ती करें। नो, नॉट एट ऑल। सम टाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी लेवल तक करने दें, क्योंकि आगे जाके उसने इस हार्श रियलिटी, हार्श वर्ल्ड को फेस करना है। यू आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड एवरी टाइम, क्योंकि ये साइकिल आगे चलता जाना है, ये सेम साइकिल। तो हम किस तरह आज के दौर में जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस दौर में हम कैसे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस, और अगर मेंस की ही बात कर ली जाए तो अगर वो जहनी मुश्किल का शिकार है, किसी अजियत का शिकार है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो किस तरह हम लोग उसको परख सकते हैं? अच्छा, मैं अगर अपने प्रैक्टिस के हिसाब से और अपने लिटरेरी जो नॉलेज है, जो रिसर्चेस हम लोग पढ़ते हैं या हम उसको कोट करते हैं या हम कंडक्ट करते हैं, उसकी बेस पे बताऊं तो मर्दों का जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है किसी भी इमोशनल ट्रॉमा का, दैट इज़ समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल। ख़वातीन जो है ना, सॉरी टू से आज मर्दों का दिन है इसलिए मैं ज़्यादा साइड उनकी लूँगी। ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर कंप्लेनिंग होती हैं, यू नो, अल्लाह ताला ने उनको जो ज़ुबान दी है ना उसका वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करती हैं। अगेन पार्डन, लेकिन दिस इज़ ट्रू। हम बहुत टॉकेटिव होते हैं, हम बहुत एक्सप्रेस करते हैं, और अगर हम अपने ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो उस पेन को एंड्योर करने के साथ साथ हम उसको इतनी सी बात को इतना भी बना देते हैं। लेकिन मर्द जो है अगर उस पर कोई ट्रॉमा या कोई प्रॉब्लम गुजरती है तो सबसे पहले वो खामोश हो जाता है। सबसे पहले जो एक चीज़ उसकी बिहेवियर में आप देखेंगे ना वो ये होगा कि ही वुड बी साइलेंट। वो उसके चेहरे पे नज़र आएगा कि ही इज़ थिंकिंग, ही इज़ ओवर थिंकिंग। उसकी आंखों में आपको नज़र आएगा कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो ज़ाहिर चेहरा देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ख़वातीन जो उनके स्पाउस होती हैं या उनकी बहनें होती हैं या माएँ होती हैं, दे समहाउ इग्नोर दैट सिम्पटम। या एक दफ़ा पूछ लेंगी, और फिर अगर मर्द है चूँकि उसको ये भी कहा कि जी स्ट्रॉन्ग होना है, रोना नहीं है, इसलिए वो अपने अंदर रखेगा। जब अंदर रखेगा तो माँ या बहन या बीवी एक दफ़ा पूछेगी, दो दफ़ा पूछेगी, और फिर वो कहेगी कि ओके फाइन, लेट हिम डील विद दिस प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ, जो कि मेजॉरिटी टाइम होता है। हर तरफ ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही है। मर्द जो है वो अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं करते। ख़वातीन जो हैं वो अपनी दोस्तों के साथ तो जाहिर है दिन में कोई 50 दफ़ा फ़ोन पे बात करेंगी, वीडियो कॉल करेंगी एंड एवरीथिंग। मर्द जो है उसको ये शर्म महसूस होती है कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपनी परेशानी शेयर करूँगा तो दे विल थिंक कि मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ। अब देखिए उनके पास तो कैथारसिस का कोई चैनल ही नहीं है। फिर बेचारे जो है कुछ मर्द जो हैं वो बाहर किसी और इमोशनल अटैचमेंट में पड़ जाते हैं। जैसे शादीशुदा अफराद हैं, उनको बीवी की तरफ से, घर की तरफ से, बिज़नेस की तरफ से, किसी तरफ से प्रॉब्लम है। अब हम इंसान हैं, हमें कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट तो होती है, हमें कहीं ना कहीं तो कैथारसिस चाहिए। अब वो मर्द जो है वो बेचारे बाहर शायद किसी और कंफर्ट जोन में की तलाश में निकलना शुरू रहते हैं, फिर उनके ऊपर एक और एलिगेशन लग जाता है कि ही इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो बेचारे करें क्या? इसलिए ज़रूरी ये है कि जो ख़वातीन है, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आर मैन शुड बी अराउंड अस ऑल द टाइम
प्रोटेक्ट अस ऑल द टाइम, हमें उनकी प्रॉब्लम में मर्दाना रोल लेना चाहिए। अच्छा, हमें वो मर्द का कैरेक्टर क्या लेना करना चाहिए बीवी को इसमें कि बिल्कुल उस अपने तरीके शौहर से। की ज़हनी सेहत का ख्याल रखने, तो उसको क्या क्या किस मुनीबा, तरह हम करना पता है क्या चाहिए? करते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि वी एक्सपेक्ट मोर एंड डू लेस। हम उम्मीद ज़्यादा रखते हैं कि हमारे लिए ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, बट वी आर डूइंग नथिंग। अगर आप जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो अपने अंदर ये करेज भी पैदा करें कि आप वो कर भी सकते हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है ये मियाँ बीवी का या माँ और बेटे का, बहन और भाई का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता होता है कि इसके होते हुए आपको शायद किसी और तीसरे ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही ना पड़े जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें, जहाँ पे आप सेफ फील करें। लेकिन इस रिश्ते की डायनामिक्स को चेंज करना ज़रूरी है। यू शुड बी अवेलेबल फॉर योर मेल पार्टनर और ब्रदर और सन like you want them to be present for you। सबसे सिंपल सा रूल है। अगर आपको लगता है कि आपका जो भाई या आपका खावन या आपका जो बाप है वो कहीं पे किसी तरह से प्रॉब्लम का शिकार है, जस्ट सिट विद हिम एंड होल्ड हिज हैंड एंड आस्क हिम क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे मर्द शेयर नहीं करेंगे जी, क्योंकि उनको मना किया गया। लेकिन जब आप कंफर्ट शो करते हैं ना, तो मर्द से कमज़ोर भी कोई नहीं है। अगर वो रोना चाहता है तो उसको रोने दें। डोंट जज दैट गाय कि व्हाई ही इज क्राइंग। मर्द होके रोता है, मतलब you have to forget these kinds of comments, these kinds of statements for mard, because they also are a person who can be in need of anything। और वो आपके पास ही आना चाहता था ना। आप अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कहीं और जाएगा और फिर आपको और तकलीफ होगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपने मर्द को, आप किसी भी रोल में आपके साथ है, उसको अंडरस्टैंड करें, बी इमोशनली अवेलेबल फॉर दैट पर्सन। तो इस पे ख़वातीन भी थोड़ा सा स्टैंड ले सकती हैं कि वो भी अपने स्पाउस को, अपने भाइयों को, अपने बाप को समझने की कोशिश करें, जो भी उनके घर में एक एंटिटी मौजूद है, क्योंकि उनको भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है, वो भी चाहता है कि कोई हमें भी समझे। तो इसलिए आपने भी उनको समझना है, सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मर्द ही आपको समझे। तो ये आप पर भी लागू होता है। तो मर्द हजरात से भी यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस अपने स्पाउस के साथ, अपनी बहन, अपनी माँ के साथ, ताकि वो समझ सकें आपको अच्छे तरीके से। अगर नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों से एटलीस्ट बात करके कथारसिस ज़रूर कर लिया करें। तो हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। और हम मेंस मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जनाब, कौन सी ग़िज़ाई आदात और तर्ज़ ज़िंदगी की गलतियां हैं जो हमें कैंसर का मरीज़ बना सकती हैं? आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये जानना इंतहाई अहम है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाई आदात हैं और तर्ज़ ज़िंदगी के मामूलात हैं हमारी सेहत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज़ बाज़ औक़ात हमारी मामूली सी बेएहतियातियों का नतीजा भी हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट और तर्ज़ ज़िंदगी में सुस्ती, ये सारी चीज़ें कैंसर के बढ़ते हुए ख़तरात की बड़ी वजूहात में शामिल भी हैं। दूसरा ये कि जो प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड्स जिन्हें हम बड़े मज़े लेकर खा रहे होते हैं ना, जिसमें जहरीले मादे पैदा करता है जिस्म में हमारे, और फिर तंबाकू नोशी और मोटापे के नुकसानात के मुतालिक कौन नहीं जानता है। बेतहाशा मरतबा उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में ग़िज़ाई आदात के साथ साथ गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी पर भी बात करेंगे कि वो कैसे कैंसर के ख़तरे को बढ़ाती है, और दूसरा ये कि जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह असरअंदाज हो रहा है, और कौन कौन सी हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और जो हमें कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सादिया शफीक अवान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फार्मासिस्ट भी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। सादिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कैंसर की प्रेवलेंस है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारी जो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा एक फ्लॉ मैं जैसे बोलूँगी वो ये है कि हम लोगों ने
नेचुरल से यूज़ दूर हो गए हैं, ऑर्गेनिक से दूर हो गए हैं और हम प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले गए हैं। हम चाहते हैं कि बस रेडी टू कुक चीज़ें हों। माएँ चाहती हैं बच्चों को हम लोग रेडी टू कुक दे दें ताकि वो टाइम कम कंज्यूम करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग मदर्स हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर चीज़ जिस तरह पहले माएँ खाना बनाती थी उस तरह से बना सकें। तो अब जो मार्केट में अवेलेबल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल प्रोसेस्ड। ओके, हाउ कि उसमें हमने ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, ऐसे केमिकल्स ऐड किए हुए हैं ताकि वो फ्रोज़न आइटम फॉर एग्जांपल कि हमने उनको प्रिजर्व करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हमने उनको रखना है। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं है, जो चीज़ सीजनल नहीं है, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनको जब भी हम प्रिजर्वेशन की तरफ जाएंगे तो हम उसमें केमिकल्स ऐड करेंगे। तो ये लोगों को नहीं अंदाज़ा होता। हम सुपरमार्केट में जाते हैं, हमारे लिए ईजी है कि एक रेडी टू हमें पकड़ना आसान है, ठीक है, हमने यूँ रखा और फ्रीज़र में रख दिया और फिर हम 6 मंथ्स के बाद भी उसको यूज़ कर रहे हैं। कैंड फूड है, हाई इन शुगर क्वांटिटी, हाई इन सॉल्ट क्वांटिटी। तो वो जो सारी क्वांटिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जी, उनका लेवल इतना ज़्यादा है। जो भी फूड मार्केट है उनको भी मेरे इस प्रोग्राम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्थ से खेल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग उसमें और फिर उसमें ऑब्वियसली सम ऑफ कुछ चीज़ें जो हमारी FDA अप्रूव्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के मतलब लोग कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज़ों को, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकंट्रोल या अनसुपरवाइज्ड निकल जाती हैं, लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। उसमें अब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, ये नहीं है कि हम कोई स्मॉल ब्रांड से चीज़ लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी बहुत सारी जगहों पे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ऐसे ऐसे केमिकल्स निकल के आते हैं। स्पेशली क्या है कि आजकल लोग ग्रिल्ड फूड बहुत खाना चाहते हैं। ग्रिल्ड फूड वो चाहते हैं कि हम लोग बारबेक्यू वगैरह करें, स्पेशली स्मोक भी तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी एक हेल्थ का अलमिया चल रहा है एक, हाँ जी, और वो भी एक इमरजेंसी है हमारे लिए। लेकिन इसका जो ज़्यादा जो मतलब ये आया तो स्पेशली ये है कि हमारा वेस्ट से है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा लोग ग्रिल्ड फूड को प्रेफर करते हैं, ग्रिल करते हैं। और वो मोस्ट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हीट का कांटेक्ट होता है, उसके साथ फूड बर्न हो रहा होता है, डायरेक्ट स्मोक आ रही है उसकी होती है उसके अंदर। HCA एंड PAH 2 ऐसे केमिकल्स हैं, दे आर हाईली कार्सिनोजेनिक। उनकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है कि वो कैंसर कॉजिंग है, दे आर। और वो कंपोनेंट आपके फूड में इस हद तक उसकी क्वांटिटी होती है कि अगर आप उसको लैब में लेके चले जाएं तो वो उसको टोटली डॉक्टर्स अनहेल्दी कह देंगे कि आपको नहीं खाना चाहिए। अब फिर भी अगर कुछ लोग स्टेक वगैरह खाना चाहते हैं या उनको पसंद है ऐसा खाना, तो आप उसकी अपर लेयर रिमूव कर लें। जो भी आप बारबेक्यू या ग्रिल वगैरह कर रहे हैं उसकी अपर लेयर रिमूव करके और आप उसको सॉसेजेस और डिप्स के साथ खा सकते हैं। मतलब कि जो हम लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं, घरों में भी कर रहे होते हैं, जैसे ये मौसम भी आ गया है तो सर्दियों में होता है कि जी बारबेक्यू करते हैं, टिक्के शिक्के खाएंगे, या बाहर से कोई हम लोगों ने ग्रिल कर लिया या कुछ कर लिया, तो वो कैंसरस भी हो सकता है, वो हमें कैंसर में मुब्तला कर सकता है। एग्जैक्टली, हाईली कैंसरस। और सेकेंडली ये कि अब हम लोग कॉकटेल्स वगैरह ऐसी हैं शुगरी, बहुत शुगरी, ऑब्वियसली फैंसी ड्रिंक्स भी लाइक के रेस्टोरेंट में जाके सर्व हो, डिफरेंट कलर्स डाले जाते हैं जो कि FDA अप्रूव नहीं होते। ऐसे कलरेंट्स और ऐसे शुगर की एक बहुत एक्सेसिव लेवल, हाई लेवल के 80 to 90% ऑफ हाई लेवल, तो वो अगेन कैंसर कॉजिंग है। कैंसर सेल्स जो हैं वो आप समझें ग्रो ही शुगर पे हो रहे हैं। अब बच्चों में क्या है कि चॉकलेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और वो चॉकलेट तो वो ऐसे खा रहे होते हैं, मतलब उनके टीथ वाला, वो तो डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि उस दांतों की हेल्थ के बारे में, कि उसके बारे में क्या होता है। उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है, ओरल कैविटी आपकी बिल्कुल। तो ये जो हम लोग, एक तो चले हमारी खाने पीने की आदत बहुत बुरी है, वो भी है। दूसरा ये कि मुझे बताएं कि जो रात को हम लेट सोना, सुबह उठना, स्नैकिंग करना, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो ये भी चीज़ें जो है उसकी तरफ लेकर जा सकती हैं हमें कैंसर। सबसे पहले आ जाती है ना बात, मेटाबॉलिज्म तो है कि ऑब्वियसली कुछ लोगों का हाई मेटाबॉलिज्म होता है तो वो तो चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों का लो होता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो हैं कि आपके मैदे पे इसके कितने बुरे असरात आ सकते हैं, वो तो एक तरफ बात है। लेकिन उसके अलावा जो आपकी जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, जिनको अभी हम लोगों ने एज अ फैशन, एज अ ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया कि हमने रात लेट नाइट मंचिंग के लिए निकल जाना है, हमें नहीं पता कि वो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर पाएगी रात को, क्योंकि आप सो रहे हैं, आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपको 8 बजे के बाद इन माय ओपिनियन खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खा रहे हैं।
बर्गर्स, फ्राइज, अगेन ये सब क्या है, फ्राइड फूड है, और फ्राइड फूड में भी कार्सिनोजेनिक्स हैं, ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पाए गए हैं। अब इनके एनिमल्स रिसर्चेस तो हो चुकी हुई हैं, ह्यूमन पे उस तरह से रिसर्चेस सामने नहीं आई हैं, लेकिन आफ्टर दिस स्पैन ऑफ 10 to 20 years ह्यूमन रिसर्चेस भी सामने आ जाएंगी कि इसमें कितना है। अच्छा, एक और जो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखी थी आजकल, कहा जा रहा है कि जो घर में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें, आप सरसों का तेल यूज़ करें, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि आप अगर सरसों का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या उसको हाई फ्लेम पे करते हैं तो उसमें भी कार्सिनोजेनिक्स मौजूद हैं जो कि आपको कैंसर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो वाकई ऐसा है? ये मतलब बेसिकली ना इसमें हाई फ्लेम की बात आ जाती है कि जितना हाई फ्लेम पे कोई चीज़ पक रही है और वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अच्छा, हायर टेम्परेचर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इस चीज़ को अगर आप ख्याल रखेंगे ना, आप खाना बना रहे हैं तो आपका तरीका क्या है खाना बनाने का, कि आपने जितना ज़्यादा आप फ्लेम हाई रख के खाना बनाते हैं, जितना ज़्यादा आप स्मोक या वो जो एक उसमें डालने की कोशिश करते हैं कि स्मोकी सा टेस्ट आए, समटाइम कोल रख के भी हम स्मोक दे रहे होते हैं, तो वो तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया फूड का। अच्छा, वो भी नहीं करना है। कोल इज सो डेंजरस फॉर हेल्थ। वो जो कोयला रख के हम लोग दम दे रहे होते हैं ना, कोयले वाला दम वाला, हम लोग कहते हैं जी कीमा बनाएंगे या कुछ ऐसे करेंगे, तो वो भी नहीं देना, वो भी जो है ना कैंसर की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो अपनी ग़िज़ाई आदात को बेहतर करें और जो चीज़ें सादिया ने बताई हैं उसके ऊपर अमल दरामद करिए। सादिया शफीक अवान हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए अफसोसनाक ख़बर के हवाले से जो कि हफ्ते के रोज़ जो है ना वो पेश आया है एक वाक़या कि 3 साला बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गटर में गिरकर उसकी हलाकत हो गई है और पुलिस की जानिब से थाना नसीराबाद में जनाब रिपोर्ट भी दर्ज की गई, FIR दर्ज की गई, लेकिन उसकी कह लें कि कोई आउटकम हमारे सामने नहीं आया है, कोई रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आया है। पहले तो इंतज़ामिया की बात कर ली जाए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की, जिन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है इस सारे वाक़े की, और उन्होंने सरासर जो कह लें कि बोझ है, जो इल्ज़ाम है वो वालिदैन पर डाल दिया है कि उनकी गफलत के बाइस जो है वो बच्चा जो है वो जा बहक हुआ है और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो गए हैं कि हमारा तो इसमें बिल्कुल कसूर नहीं है कि बच्चा वहाँ पर गटर पे गिरा है। अब बात ये है कि जनाब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं, नोटिसेस लिए जाते हैं, लेकिन ये इतना अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। 3 साला बच्चा गटर में गिर के, वो भी हॉस्पिटल के गटर में गिर के जो है वो जा बहक हो गया और उसके ऊपर कोई जो हुक्मरान है उसने नोटिस नहीं लिया, उन्होंने नहीं पूछगछ की है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, कोई उनके घर नहीं गया, उनसे मिलने नहीं गया। और ये वाक़या अब कहा तो ये जा रहा है कि जनाब हमने मेजरमेंट्स लिए, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट्स के नाम पर क्या किया कि वहाँ पर गटर का जो ढक्कन है उसकी बजाय, उसको रखने की बजाय, इंश्योर करने की बजाय, वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेने की बजाय वहाँ पर झाड़ियाँ रख दी गई ताकि किसी को पता ही ना चले। हालांकि अगर दूसरी जगह, दूसरी तरफ देखा जाए, पूरी दुनिया में जो सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई मिसहैप हो जाता है तो वहाँ पे एक रिबन्स लगाए जाते हैं येलो कलर के या किसी भी कलर के, ताकि वहाँ पर आने वाले लोगों को बताया जाए या उनको इंडिकेशन हो जाए कि ये नो गो एरिया है, यहाँ पर आपने नहीं जाना, यहाँ पर कोई काम चल रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा मसला है कि उस एरिया को बंद किया गया है। वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाई गई थी जिसकी वजह से जनाब वो जो बच्चा है वो उस मैन होल में गिरकर जो है वो जा बहक हो गया है। इकलौता बेटा बताया जा रहा है कि उस फैमिली का था और वहाँ पर वो स्पीच थेरेपी लेने के लिए आया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और पता नहीं थेरेपी हुई है कि नहीं, लेकिन वो माँ बाप का इकलौता बच्चा जो है वो जा बहक हो गया है। तो बड़ी अफसोस की बात है। वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर क्या नोटिस लिया है, किस तरह तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, उसमें मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर तफसीलात ले लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सजाद साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि बच्चा एक कसूर से आया है अपनी थेरेपी कराने, अपना इलाज कराने,
और अपनी अपनी जान से ही चला गया है। क्या वाकया है, क्या तहकीकात में मज़ीद पता चला है? जी, बिल्कुल ऐसे वाक़यात मुनीबा होते रहते हैं, लेकिन काबिल अफ़सोस वाक़या इसलिए है कि ये हॉस्पिटल के अंदर पेश आया। हुँ, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी वालिदैन या बड़ा जो है वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे की ज़ुबान में लुकनत थी यानी तोतलापन था जिसको दूर करने के लिए वो अक्सर जो है वो स्पीच थेरेपी के लिए आते थे। ये सारी सूरत-ए-हाल देखी जाए तो बिल्कुल एमडी ऑफ़िस के बाहर साथ ही बैक पे ये पार्क है, जहाँ पे एमडी का ऑफ़िस है, जिसका ये गटर का ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं था और बच्चा खेलते हुए उसके अंदर जा गिरा। सबसे अफ़सोसनाक अमर ये है कि उस सारे वाक़या के अंदर जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली सामने आई है, पुलिस की नाअहली सामने आई है कि उसके वालिद के साथ जो गमगीन थे वालिदैन, जो बड़े दुखी थे, जिनसे अपने बच्चे की मौत के बाद उनके लिए चलना मुहाल था, उनके लिए उस बच्चे की लाश को हाथों पे उठाना मुश्किल था और बच्चे को गाड़ी में और डालना इतने मुश्किल था, बेहिस हो उनके गए थे साथ इंतज़ामिया वाले काज़मी साहब के ड्यूटी टाइमिंग के होने के बावजूद भी जो वहाँ के एमडी थे उन्होंने उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं की है और उन्हें अलग से एक गाड़ी करवानी पड़ी और वो वहाँ पर बच्चों को लेकर गए। तो ऑलरेडी एक इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, किसी का लख्ते जिगर जो है वो फौत हो गया है, वो हलाक हो गया है और आप जो है उन्हें सपोर्ट करने के बजाय आपकी अपने ही इंतज़ामिया की गलती जो है आप उसको छुपाने के बजाय छुपा कर जो है ना वो किसी के साथ इतनी बेहिसी का जो रवैया है वो इख्तियार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे उन एमएस या एमडी के काबिलियत पर सवाल उठता है या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, बिल्कुल देखिए 1 घंटा जो है वो बच्चे की लाश उस पार्क के अंदर पड़ी रही जो एमडी ऑफ़िस के साथ था। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब वो इससे पहले बच्चे को ढूँढने के लिए पुलिस के पास गया तो फ्रंट डेस्क पे जो खातून थी वो फ़ोन पर बिज़ी थी। फिर वो उसने उसको कहा कि वो आप मुहर्रर के पास चले जाएँ। वो मुहर्रर के पास गया तो मुहर्रर ने कहा कि आप एसएचओ के पास चले जाएँ। हालाँकि मुहर्रर को पता होता है कि एसएचओ ऑफ़िस के अंदर मौजूद नहीं है। वालिद इखलाक अहमद का कहना है कि वो मायूस होकर हॉस्पिटल वापस आ गया अपने बच्चे को ढूँढते हुए और जब मैंने इंतज़ामिया को वालिद इखलाक का कहना है कि कहा कि वो गटर के अंदर देखें तो कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। वालिद का कहना है कि जब मैंने खुद शर्ट उतार के गटर के अंदर एंटर होने की कोशिश की तो फिर उनको कोई शर्मिंदगी हुई, उन्होंने अपना कोई स्लीपर को उसके अंदर उतारा और उतरने के बाद वो चेक करके अच्छी तरह वापस आके कहता है कि बच्चा जो है वो गटर के अंदर मौजूद नहीं है। फिर वालिदैन को तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने फिर कहा कि आप आपकी मेहरबानी आप दोबारा गटर को चेक करें। जब दोबारा चेक किया गया तो बच्चे की बॉडी जो है वो गटर के अंदर मौजूद थी। और इस सारे वाक़यात की आप अफ़सोसनाक खबर ये है कि आप 1 घंटा बच्चा उधर जो है वो लाश पड़ी रही और एमडी ने आके ये नहीं कहा प्रोफ़ेसर किसी ने, किसी बड़ी इंतज़ामिया ने कि आप इस बच्चे की बॉडी आप तसल्ली करें, हम आप उसको किसी तरह का कोई कफ़न कपड़ा देने के लिए या किसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने की बजाय शायद उस वालिद के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो टैक्सी किराए पे लेता और वहाँ से अपने तो बच्चे की बॉडी को रख के जो है अच्छा, तो आपको याद होगा काज़मी साहब के इस साल के शुरू में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था म्यू हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो सफाई वाली गाड़ी थी उसने बच्चे को कुचल दिया था, वो भी जाँ-बहक हो गया था। तो उस वाक़ये के हवाले से क्या तहकीकात हुई थी? उसका कोई रिज़ल्ट आया था? इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया था? किसी को सज़ा हुई थी? और अगर तब नहीं हुई तो क्या इसका भी यही हम लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर भी इंतज़ामिया को कोई पूछने वाला नहीं है या किसी को कोई सज़ा नहीं होगी? मुनीबा इस तरह की सजा जो होती है वो वक्ती तौर पर होती है। ये सारी जो है वो लोगों को दिखाने के लिए, शहरियों को जो है वो गुस्से से ठंडा करने के लिए ऐसा किया जाता है।
अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, साबिक जितने भी वाक़यात हुए हैं, जितनी भी इंक्वायरियाँ होती हैं, उसमें वक़्ती तौर पर जो है वो मुलाज़िम को, डॉक्टर को सस्पेंड किया जाता है। बाद में उसे खामोशी से, जब मामला ठंडा होता है तो उसको खामोशी से बहाल कर दिया जाता है। इस तरह की इबरत का निशान अगर किसी को बनाया जाए, कोई गलती करे, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा मैनेजमेंट के हवाले से इस तरह के वाक़यात ना पेश हों। आप देख सकती हैं कि साहिवाल के अंदर मरियम नवाज़ ने प्रोफ़ेसर्स को और एमएस को हथकड़ियाँ लगा दी थी बिल्कुल। और वाईडी ने एहतजाज करके वो सारा 1 दिन के अंदर जो है उनको छोड़ दिया गया था। ये सारी सूरत-ए-हाल है। अगर आप जब फैसले लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन फैसलों पे जो है अपने साबित कदम रहें, और अगर फैसले करते हैं तो उसके अंदर कसूरवार को मुस्तकिल जो है वो सज़ा दी जाए। अभी भी आप देखेंगे कि किसी को मेरे ख्याल में टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। हमने ये इंसाफ किया है कि अपनी इंटरनल इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। उसके अंदर वज़ीर आला का गुस्सा ठंडा और शहरियों का गुस्सा ठंडा करने के लिए यही होगा कि फलां को फारुग कर दो, फलां को ये कर दो, फलां को मुअत्तल कर दो और उसपे मज़ीद इंक्वायरी लगा दें। एक और उनको सस्पेंड करके एक और इंक्वायरी लगा दी जाएगी और फिर 2-4 महीने के बाद इन लोगों को आसानी से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उस बाप का, उस वालिदैन का मासूम बच्चा जो 3 साल बिल्कुल, का उधर वो वापस बेचारा नहीं जेल में आएगा। आया था, ये भी हैरानगी की बात है कि वालिद खिलौने लेने गया है बच्चे के लिए। वालिदा ने कहा कि हम स्पीच थेरेपी से फारिग हो गए हैं, वो अक्सर वहाँ पे आते थे। जी। तो लिहाज़ा बेटा आपको बुला रहा है, तो वो सरप्राइज़ लेने के लिए बाप जो है वो बाहर खिलौने उसके लिए लेने गया। लेकिन उसको क्या लेकिन जब पता वो था आया कि वो जो तो खिलौने हैं वो उसके साथ खेल ही नहीं पाएगा। दूसरा ये भी बड़ी अफ़सोस की बात है काज़मी साहब कि किसी हुक्मरान ने उनसे राब्ता नहीं किया, उस फैमिली से राब्ता नहीं किया। मुझे बताइएगा अगर राब्ता किया है और मेरे इल्म में नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ये मेरी रात गए तक बच्चे के वालिद अखलाक अहमद से बात हुई है। हुँ। वो तो इतना मायूस नज़र आ रहा है। मैंने कहा जी आप एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दें, आप इंक्वायरी के लिए दें, वज़ीर आला को दें, आप भागें, आपके साथ ज़ुल्म हुआ है, बाकी बच्चों को बचाएँ। वो इतना मायूस हुँ। है, वो कहता जी मुझे पुलिस ने हुँ। तावन नहीं किया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने तावन नहीं किया, लिहाज़ा मैं अब लाहौर के अंदर नहीं आऊँगा, मैं अच्छा। यहाँ पे आके दरख्वास्त नहीं दूँगा। इतनी मायूसी है कि उसके पास कोई, मेरे ख्याल में मिनिस्टर भी वहाँ पे नहीं गया। ये इतना बड़ा वाक़या होने के बाद चाहिए था कि कोई ऐसी शख्सियत उनके पास जाती, उनको हौसला देती हुँ। और कहती कि हम आपको इंसाफ दिलाएँगे, आइंदा आपके किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, हमारी गलती है, हम मुल्ज़मान को सज़ा दे रहे हैं। ये सारे हौसला अफ़ज़ाई की जाती, लेकिन वो इतना मायूस नज़र आ रहा है कि ना मेरी पुलिस ने बात सुनी, ना हुँ, हुँ। अस्पताल इंतज़ामिया ने बात सुनी और ना मेरे साथ किसी किस्म और का मुझे तावन अभी किया गया। मालूम हुआ है काज़मी साहब के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वाक़े का नोटिस ले लिया और जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो ये सिर्फ खाली रिपोर्ट तलब करने का कोई जवाज़ ही नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। कितनी ऐसी ऑलरेडी रिपोर्ट्स होंगी कि जो कि धूल मिट्टी में पड़ी हुई होंगी, सिर्फ खाना पूरी करने के लिए उनको बनाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और इस रिपोर्ट में भी यही कहा जाएगा कि जनाब जो वालिदैन थे उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ क्यों जाने दिया और उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाएगा जैसे पहले ठहराया जाता है तमाम तर मामलात में। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा सजाद साहब, रिवैम्पिंग के हवाले से बात कर ली जाए। बहुत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के जिनको रिवैम्प किया जा रहा है, तामीर और मुरम्मत उनकी जारी है वहाँ पर। तो क्या ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो उसमें भी रिवैम्पिंग का काम किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल के अंदर आप देखा जाए तो ये तो एक वाक़या पेश आ गया है जिसके लिए हॉस्पिटल की तरफ निगाह दोहराई जा रही है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल की देखे जाएँ तो आप देखिए वहाँ पे जाके रिपेयरिंग के नाम से जो है वो रीवैम्पिंग के नाम पे हॉस्पिटल बंद है। आप देखें कि अच्छा। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर एक खातून को उसका पित्ता रिमूव करने की सर्जरी के लिए जो है वो 2 साल का वक़्त दिया गया है। जब ओह! मैंने एमएस से बात की कि ये क्या ब्लंडर है, ये क्या हो रहा है, क्या ज़ुल्म है कि 2 साल के लिए वो पित्ते की दर्द बर्दाश्त करेगी, अगर वो फट जाए या कोई ऐसा इश्यू हो जाए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारे 17 ऑपरेशन थिएटर ऐसे हैं जहाँ पे रीवैम्पिंग हो रही है। अब आप बताएँ कि किसी को मालूम है कि सर्जरी के जो है वो 17 ऑपरेशन थिएटर जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में बंद हैं।
मेयो हॉस्पिटल में आई के थिएटर बंद हैं। इसी तरह दीगर हॉस्पिटलों में जहाँ-जहाँ रीवैम्पिंग हो रही थी, साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका तो है, ये लेकिन तो रीवैम्पिंग का काज़मी साहब, ये जो निगरान हुकूमत ने रिवैम्पिंग शुरू की थी, तो ये तब से अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो पाई है? ऐसी क्या चीज़ें हैं ये जिसको रिवैम्प कर रहे हैं और वो काम ही नहीं मुकम्मल हो पा रहा है, और लोग और मरीज़ जो हैं वो ख्वार होते जा रहे हैं इस वजह से? जी, बिल्कुल जी, चूँकि निगरान हुकूमत ने इसको मुकम्मल किया था तो ये सारा बल्कि मुकम्मल क्या किया था, शुरू मुकम्मल किया करने की था। कोशिश की थी, हाँ। लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सके और यही वजह है कि अब नई हुकूमत आने वाली की वजह से जो वो है, वो काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। हुँ, हुँ। चूँकि प्रोजेक्ट निगरान हुकूमत का था, मौजूदा हुकूमत उस पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही, ना ही उनको इतने ज़्यादा कोई रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, शायद उनको फंड भी नहीं दिए जा रहे। और किस वजह से इतनी सुस्ती हुई है, क्योंकि साबिक निगरान हुकूमत के दौर में जो मोहसिन नकवी की हुकूमत थी, उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ था। हुँ। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हॉस्पिटल का काम तेज़ी से ना होना, ये मरीज़ों के साथ ज़ुल्म है, उनकी सर्जरियाँ नहीं हो रही और मरीज़ों का सही तरीके से चेकअप नहीं हो रहा। हुँ। अगर सारे हॉस्पिटलों की बात की जाए, तो हॉस्पिटलों के अंदर बड़े पैमाने पे मशीनरी खराब है। मरीज़ों को रूटीन के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देने की कोशिश की जाती है। वार्ड्स के अंदर सरकारी डॉक्टर की कोशिश होती है कि ये मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आ हुँ। जाए, मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल पे आ जाए, मैं इसकी सर्जरी करूँ। आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज़ पिंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरो साइंसेज़ का जो है यूनिट है जनरल हॉस्पिटल के अंदर। आप वहाँ पे जाएँ, 1-2 महीने हो गए हैं, मरीज़ बेड पे पड़ा है, उनकी सर्जरियाँ नहीं हो रही। वहाँ पे मरीज़ों को कहा जाता है कि जी आप आएँ, हमारे पास प्राइवेट क्लिनिक पे आपका वो हेल्थ कार्ड पे कर देते हैं, आपको अच्छ यहाँ पे अच्छा, जो है दूसरा वो बड़ा लंबा काज़मी साहब, जिस तरह हमें पिछले दिनों पता चला था कि मेयो हॉस्पिटल का जो कार्डियक वार्ड है उसको भी बंद किया गया था मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, क्या वो बहाल हो गया है? जी, जी, कार्डियक यूनिट उस तरीके से बहाल नहीं हुआ हुँ। जिस तरह के पहले चल रहा था। हुँ। कहा जाता है वक़्फ़े-वक़्फ़े से कुछ ऐसी जो सर्जरियाँ हैं वो नहीं की जाती, एंजियोप्लास्टी चूँकि लेट की जाती है। फिर पीआईसी जो है वो बड़ा हॉस्पिटल है, चूँकि हुँ। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि 24 घंटे के अंदर जिस मरीज़ को हार्ट अटैक हो उसकी एंजियोप्लास्टी की जाए, यानी उसको स्टेंट डाला जाए। हुँ। लेकिन ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो जो कि तू है, आप अगर स्टंट डालने की बात करें तो उसके 24 घंटे के अंदर टेस्ट ही मुकम्मल नहीं किए जाते, यानी हुँ। उनकी एंजियोग्राफी तक नहीं की जा रही। जी। मतलब वो डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उस तरह वहाँ पर जो इलाज मुआलजा है वो नहीं किया जा रहा है। तो जो अस्पतालों के ख़ास तौर पर जो पैसे थे, जो बकाया जात रहते थे, पेंडिंग बिल्स थे, क्या वो उन्हें दे दिए गए हैं, उन्हें मिल गए हैं वो पैसे? नहीं, कहाँ जी, इस वक़्त जो ठेकेदार थे, जो महकमा था सीएनडब्ल्यू का और दीगर मामला थे, उसके अंदर जो है वो उनको अभी तक पेमेंट नहीं हो सकी है हुँ। मुकम्मल तौर पर। ये जो रीवैम्पिंग की गई थी, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ जी। कि ये हेल्थ कार्ड में कट लगाया गया था। आप देख हुँ। रहे हैं कि पहले हेल्थ कार्ड पे इलाज 0 पे था, फ्री था, लेकिन अब जो पेशेंट है उसको 50% इसका पे करना पड़ता है। उस पेमेंट की वजह से जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मरीज़ नहीं जा रहा और प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी जो तादाद है, वो भी जो है वो इलाज करने से कासर है। क्योंकि हुँ। 40 से 50 अरब रुपया जो है वो रीवैम्पिंग के लिए हेल्थ कार्ड से निकाल लिया गया था और ये कहा गया था ये भी मरीज़ों के लिए है। लिहाज़ा हेल्थ कार्ड जो है वो इसी तरह जो है वो कहीं पे चल रहा है। यहाँ तक कि जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा, तो आप क्या समझेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसको किस तरह जो है वो अकोमोडेट करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ हुँ। कार्ड पे जो है वो उसका मरीज़ का फॉर्म भरा जाता है, बाद में उसे कहा जाता है ये इक्विपमेंट, ये मेडिसिन बाहर से लेके आओ। वो बाहर से मेडिसिन लेके आता है, उसका इलाज मुकम्मल होता है, बाद में उसका हुँ। बिल गवर्नमेंट को हेल्थ कार्ड में डाल दिया जाता है कि जी हमने इसका ये मुकम्मल इलाज किया है, उसमें दवाई भी हुँ। डाल दी जाती है, हर चीज़ डाली जाती है। कहीं पे ये नज़र नहीं आता कि ठीक। हेल्थ कार्ड पे लिखा हो, हेल्थ कार्ड पे ऑर्डर है कि आपके पास अगर मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है, आप फौरी तौर पे उसको एलपी करें, लोकल परचेज़, हुँ। यानी इमरजेंसी की सूरत में दवाई खरीद के लाएँ और मरीज़ को बाहर से दवाई खरीद के मरीज़ को दी जाए। ठीक।
लेकिन वो सरकारी एक हॉस्पिटल मुहावरा के है ना अंदर काज़मी पानी नहीं साहब है। के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वही सूरत हाल है कि जो भी आप बात कर लें, जो भी मसला आप देख लें, उसका हल कोई भी नहीं निकल पा रहा है। और ये जहाँ से हमने आगाज़ किया था अपने डिस्कशन का कि जो अलमिया है जिसमें हम जी रहे हैं, और कि हॉस्पिटल में लोग अपने अजीज़ व अकारिब की, अपने लव्ड वंस की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि बच्चा हलाक हो गया है। तो हम वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि कुछ ऐसे सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है ना उनको लागू किया जाए, उनको इंश्योर कराया जाए, बनाए जाएँ, ताकि इस तरह के और वाक़यात पेश ना आए। सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर दें। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क में जो सियासी कशीदगी है वो बतदरीज बढ़ती ही जा रही है। हमने देखा है कि जनाब पंजाब असम्बली में अपोजिशन हर इजलास में एहतजाज करती हुई हमें नज़र आती है, और पंजाब असम्बली के फोरम की बजाय बाहर सड़कों पर एहतजाज को तरजीह दिया जा रहा है। क्या वजह है इसकी? दूसरा ये कि जो ज़रई तरमीमी बिल है उसकी मंजूरी के बाद और उसके दौरान भी हमने देखा कि अपोजिशन ने बाइकॉट किया, और इतवार 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतजाज की भी कॉल दे रखी है। अब अपोजिशन का पंजाब हुकूमत पर पकड़ धकड़ का इल्ज़ाम भी मौजूद है। ये मामलात है क्या? और जब आपके पास एक फोरम मौजूद है तो आप क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं और जो सूरत हाल है उसको कशीदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं? इस पर हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमज़ा खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। क्या हो रहा है पंजाब असम्बली में हमज़ा, कि ठीक है फोरम आपके पास मौजूद है, आप कभी बाइकआउट कर देते हैं, कभी आप वहाँ पर आते ही नहीं है, तो क्या मामलात हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए मुनीबा, सबसे पहली बात तो ये कि एक तो 24 की कॉल है वो अलग मैटर है, और जो एहतजाज ज़रई बिलों पर हुआ है वो एक अलग मैटर है। ज़रई बिलों पर जो है एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है असम्बली के अंदर वो बहुत कम है। 103 के करीब जो है वो इनके MPAs हैं, जिसमें से जो है वो असम्बली में तकरीबन 15 से 20 मौजूद होते हैं, और उसके अलावा जो दूसरी साइड पे जो हुकूमती रुकन है उनकी पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो 200 प्लस हैं। तो इस वजह से उनकी जो कह लें कि उनके एक वो दिल में बात रह जाती है कि उनकी जो वो बात है वो उस तरीके से नहीं सुनी जाती। हालांकि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो बड़ा अच्छा डेकोरम लेके चलते हैं, अपोजिशन को भी वक्त देते हैं और हुकूमत को भी जो वक्त देते हैं, लेकिन वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, आइनी हक अपना इस्तेमाल करने के लिए जो है वो असम्बली से बाहर आते हैं। असम्बली के बाहर एहतजाज होता है। नहीं, तो अवाम ने वोट दिया है, उन्होंने इनको अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए असम्बली में बिठाया है, वहाँ पे उनको सीट दिलवाई है ताकि आप वहाँ बैठ कर हमारी जो है ना रिप्रेजेंटेशन करें, वहाँ पे आवाज़ उठाएं। एहतजाज वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रूरी है कि आपने सड़कों पर निकलना है? आपकी अपोजिशन लीडर से भी बात होती है जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो उनको मशवरा आप दिया करें इस तरह का। देखिए इसमें यह है कि नुमाइंदगी जहाँ तक की बात है वो तो एक की जाती है, असम्बली में वो लोग बैठते हैं। अभी तक जो है वो 8 महीने हो चुके हैं तकरीबन, और जो अपोजिशन है उसने सिर्फ 2 दफ़ा जो है वो टोकन वॉकआउट किया है। नहीं तो हम जो है वो पहले देखते आए हैं कि टोटल वॉकआउट्स भी रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने जो है जब ये बिल पेश हो रहा था, जो हैरानगी की बात है, उन्होंने वॉकआउट किया और बाकायदा उन्होंने वापसी इख्तियार नहीं की, जबकि जो अपोजिशन है वो बाकायदा बिल पेश होने तक, पास होने तक जो है वो एंड तक रहे हैं। फिर उसके बाद जो टोकन वॉकआउट होता है उसमें ये होता है कि जो हुकूमती रुकन है वो जाते हैं और उनको मनाकर जो है वो वापस ले आया जाता है। तो एक आइनी हक वो अपना इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है कि वो नुमाइंदगी भी करते हैं, और उसके बाद जो है वो मीडिया फोरम्स पर आकर जो है उस चीज़ का अपना मौक़िफ़ भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि असम्बली में जो है वो कवरेजेस अलाउड होती हैं, लेकिन उसमें एक मिक्स्ड सेक्टर आ जाता है, मिक्स्ड बातें आ जाती है, तो वो बाहर आकर अपना जो है वो एक बाकायदा बयानिया दे देते हैं कि हमारा जो है वो इस चीज़ पर क्या बयानिया है। अच्छा, कल पीटीआई वालों ने कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये अपोजिशन का पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि पकड़ धकड़ जो हमारे असम्बली के मेंबरान हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है?
देखिए ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही है? सदाकत तो है। अब आप अगर बात करें हुकूमत की इस वक्त, तो जब भी कॉल दी जाती है तो उसमें पकड़ धकड़ तो होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात है, क्योंकि ये लोग पहले भी जो हैं वो कई लोग इश्तिहारी हैं, कई लोगों पर FIRs हैं, कई लोग पेश नहीं हुए हुए, फिर कई लोगों को जो है वो वक्त पर जो है इस्तेमाल किया जाता है कि उनको रोका जाए किसी भी तरीके से। अब जो 24 तारीख की फ़ाइनल कॉल आ रही है उस पर जो है वो दोनों हुकूमती रुकन भी और जो अपोजिशन है वो दोनों कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। अब उसमें हमने ये देखना है कि हमें सरप्राइज़ मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में और जो मुल्क गिर है उसमें एक इनके साथ 2 से 3 दफ़ा हाथ हो चुका है पब्लिक के साथ, जब वज़ीर आला KP जो है वो वापस चले गए और उसके बाद पब्लिक जो है वो कहती रही कि हमें कोई नुमाइंदा चाहिए। फिर यहाँ पर भी हमने मीनार पाकिस्तान में देखा, यहाँ पर भी पब्लिक जो है वो कहती रही कि हमें एहतजाज के लिए कोई नुमाइंदा चाहिए, कोई लीडर चाहिए। यहाँ पर भी हमें जो है वो लीडर उस तरीके से नज़र नहीं आए। इवन के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी माशाल्लाह एक मोटरसाइकिल पर जो है वो जलसागाह पहुँचे, एहतजाजगाह पहुँचे और फिर जो है वो वहाँ से वो गायब हो गए। अब देखना ये कि इनकी क्या स्ट्रेटजी। हाँ, गुज़िश्ता रात से जो आलिया हमज़ा हैं जो MNA हैं उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू कर दी है। उसके अलावा इनको जो ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप डोर टू डोर कैंपेन करें और उसके अलावा फ़ी MNA और कहा जा रहा है कि हर MP MNA जो 10,000 बंदा लेकर आए अपने साथ। बिल्कुल, देखिए MNA जो है वो अपने MPA पे इन्हिसार करता है और MPA जो है वो अपने UC काउंसलर्स पे इन्हिसार करते हैं। तो अब देखना ये है कि कौन कितना जो है वो बंदे निकाल पाता है। लेकिन अभी तक क्योंकि 24 को बड़े कम दिन रह गए हैं, लेकिन हमने वो ओपनली कैंपेन नहीं देखी। उल्टा ये हुआ है कि जिन लोगों को कहा गया है आपने बंदे लेके पहुंचना है उनके नंबर्स बंद हैं, उनके WhatsApp नंबर्स बंद हैं कि अब वो उनको 2 चीज़ें रखी गई हैं, एक आपने बंदे लेके आने हैं और दूसरा आपने गिरफ्तारी से भी बचना है, आपने गिरफ्तार नहीं होना। तो बड़ी एक मिक्स सी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि तो एक सीक्रेटली कह लें कि कैंपेनिंग चल रही है, सीक्रेटली भी कैंपेनिंग चल रही है, गिरफ्तारियों से भी बचा जा रहा है। और अभी जो है वो एंड वाले दिनों में हम देखेंगे ख़ासतौर पे 22 या 21 को ये चीज़ें इससे पहले जो है तेज़ की जाएंगी। हुकूमत जो अवाम में जो है वो जाया जाएगा, अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो कोई डिफरेंट अब नज़र आएंगे आपको कुछ होते हुए, क्योंकि पहले भी इस तरह के एहतजाज की कॉल दी जाती है लेकिन वहाँ पे जो आला क़यादत है वो नहीं पहुँचती है, तो फिर वो कारकुन भी उस तरह हमें नज़र आया है कि क्या लगता है आपको कि कारकुन वहाँ पहुँच जाते हैं, जो पब्लिक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, इस वजह से आला क़यादत भी वहाँ पर नहीं आती है? क्या मामला? देखिए, पब्लिक जो है वो अज खुद निकल रही है, ये नहीं है कि नहीं निकल रही। आप इनका जो मीनार पाकिस्तान एहतजाज है वहाँ पर देखें कि जो विदाउट लीडर अगर 100-200 बंदा भी इकट्ठा होता है तो वो एक चीज़ होती है कि भाई मतलब किसी के बगैर जो है वो पब्लिक अपने घरों से बाहर आई है। लेकिन जो मेन मसला है कि लीडर्स और नुमाइंदगान जो है वो बाहर आते हैं या नहीं आते। इस दफ़ा जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल है, जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से कि जो नहीं आएगा उसको जो है पार्टी रुकनी है तो उसकी ख़त्म की जाएगी, उससे सीटें जो है वापस ली जाएंगी और जो नहीं आएगा उसको जो है बाकायदा वीडियोस बनाकर भेजनी होंगी कि हम कितने बंदे लेकर आ रहे हैं। और इस दफ़ा बंदों की वीडियोस बनानी है, क्योंकि पिछली दफ़ा इनके साथ ये हुआ कि बहुत सारे नुमाइंदगान हैं जिन्होंने गाड़ियों की वीडियोस ऊपर से बनाकर भेजी हैं और उसमें बंदे जो है मोस्टली खाली थे। तो अब उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने एक तो आना है और दूसरा बंदों की वीडियोस जो है वो रुक कर बनाकर भेजनी है। ठीक है जी, ये जनाब तमाम तर सूरत हाल है। पंजाब असम्बली की भी हमने बात कर दी और जिस तरह अपोजिशन जो है वो PTI ने ऐलान किया है 24 नवंबर को उन्होंने जलसा करना है, एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, उस हवाले से हमने बात की। हमारे साथ हमजा खुर्शीद मौजूद है। हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब अब कुछ मज़ीद भी लाहौर के बारे में ही बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर स्मॉग के तदारुक के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात, मुख्तलिफ फ़ैसले लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि दरख्तों को लगाया जाए, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। तो इस हवाले से जो PHA है वो क्या इक़दामात उठा रहा है, हुकूमत इस हवाले से क्या डिसीजंस ले रही है, कहाँ कहाँ पर अगर प्लांटेशन करनी है तो कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ जिसको आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ पर किए जा सकते हैं। बिकॉज सारे यही कह रहे हैं, इवन दो कि हुकूमत ख़ुद भी मान रही है कि जनाब जो प्लांटेशन है वो लाहौर में कम है, जितनी होनी चाहिए उससे भी कम जो रकबा है वो प्लांटेशन है, ये ग्रीनरी जो है वहाँ पर मौजूद है। तो इसकी वजह क्या है और आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से मज़ीद इक़दामात उठाए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमने गज़ाली सलीम भट्ट साहब को इनवाइट किया है। चेयरमैन है PHA के और साथ ही साथ
जनाब सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि PHA आने वाले दिनों में किस तरह के इनिशिएटिव लेने वाला है। तो गजाली साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है बहन। बट साहब हम सुन रहे हैं स्मॉग के हवाले से ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो क्या कहा जाता है कि दरख्त नहीं है, यहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, जिसकी वजह से स्मॉग जो है ना ये एग्रीवेट होती जा रही है। और हुकूमत को भी कहीं ना कहीं इसका एहसास हुआ है कि प्लांटेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से इस दफ़ा बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है हुकूमत को। हमारे जो वज़ीर माहौलियात हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि प्लांटेशन उतनी नहीं हुई है। तो PHA इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PHA जो है उसका काम ही ग्रीनरी पैदा करना है जी, और उन बागात को जो बागात हम लोगों ने A, B और C कैटेगरीज में के रखे बनाए हुए हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो C कैटेगरीज के हमारे बागात हैं वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और हमें उनको फोकस हमने उनको किया हुआ है और ज़रूरत के तहत हम वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। जी। अभी हम लोगों ने एक रावी के दोनों किनारों के ऊपर तकरीबन 800 कनाल रकबे पे कोई कब्ज़ा था, उसको छुड़वाया जी, और वहाँ पे हम लोग अब एक प्लांटेशन शुरू कर दी है हम लोगों ने, और उसको लंस ऑफ लाहौर के नाम हमने दिया है कि इस तरह के जो स्पॉट हैं वो हम लोग तकरीबन कोशिश करेंगे कि जहाँ से सराउंडिंग लाहौर में लोग एंटर होते हैं हम वहाँ पे इनको इस तरह के जो प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करेंगे। हमारी CM साहिबा जो हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे उनका इनिशिएटिव भी यही है कि हमें लाहौर को कम अज़ कम उस लेवल पे लेके जाना है जो हमारा 4.5 का एक लेवल है कि इतना लाहौर में ग्रीनरी होनी चाहिए। तो कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला 1-2 सालों में अब बहुत बेहतरी आएगी। स्मोक के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, स्मोक जो है वो तो एक अलमिया बन गया ना। वो क्यों बना? ये कई सालों से यही चलता आ रहा था, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए। जी, मतलब ये किसी एक पार्टी का कसूर नहीं है, किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, ये हम सबका ही कसूर है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबकी उसमें आता है, जिम्मे में आता है कि उन्होंने ऐसा कोई इक़दामात नहीं उठाए, काम नहीं किए, जिसकी वजह से अब ये स्मॉग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काबू कहीं ना कहीं पाया जा रहा है। तो मुझे बताइए, इनिशियल स्टेज पे जो आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें कितने दरख्त या कितनी प्लांटेशन के लिए सोचा गया है? देखिए, अब तक हमने ये इस ईयर्स में तकरीबन 10 लाख के करीब हम लोगों ने दरख्त जो हैं वो। और ज़रूरी कितने हैं हमें? ज़रूरी हमें तो है तकरीबन कम अज़ कम 4 से 5 मिलियन। अच्छा, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 10 लाख जो है, अभी और अब हम लोगों ने जो यहाँ पर एक ग्रीन एरिया शुरू किया है रावी के किनारे के ऊपर, वो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हम लोग एक कनाल में तकरीबन 1000 के करीब पौधा लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। और जो 5 से 10 फुट का होगा, ये नहीं कि हम बिल्कुल छोटा सा लगा लें जिसका कोई इम्पैक्ट ही ना है। जी, और तो पौधे लगाए किस तरह के बट सब जा रहे हैं? वो वाले लगाने चाहिए जो कि हमारी मौसम के हिसाब से या जो मुताबिकत भी इसके रखते हो, जैसे शतूत है, कीकड़ है, बरगद है, इस तरह के और भी ऐसे पौधे या दरख्त हैं जो कि इस स्मॉग को कम करने के हवाले से कारगर साबित हो। जो ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा करेंगे आपको वो दरख्त लगाने चाहिए, और वही लगा रहे हैं हम लोग, जिसमें बरगद है, जिसमें हम लोग नीम का दरख्त है, वो हम लोग लगा रहे हैं। यानी एक आपको एनवायरनमेंट 2-3 सालों में लाहौर के इर्द गिर्द तो बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएगा। बात आप स्मोक की कर रही थी, तो स्मोक की है बेटा कि उसमें ये सारा कसूर जो है ये हुकूमतों का नहीं होता। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, हम आवाम का भी है, हमारा भी है। और हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मुशर्रफ साहब ने हमारी जो LPG गैस थी उसको जला दिया सड़कों के ऊपर, और हमारी इंडस्ट्री को जो है ना वो बेयारो मददगार कर दिया। जबकि हम लोग, मैं भी एक छोटी सी इंडस्ट्री का मालिक हूँ, तो मैं तो सुई और यही LPG जलाता था पहले। अच्छा। लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो मैंने भी अदर सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दी। और मेरे साथ बेशुमार जो मिलें और फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उन्होंने भी एक्चुअली इसी तरह का काम करना था। तो उसमें ये हुआ कि हम लोगों को अगर 10,000 रुपये टन का गैस के ज़रिए पर टन का हमें वो एक्सपेंडिचर आते थे,
तो अदर चीज़ों के साथ हमें 6,000 7,000 आते थे। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरी 30 टन 40 टन प्रोडक्शन है रोज़ की, तो मुझे कितना उसमें 1 लाख रुपए का तो रोज़ लॉसेस में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसी तरह सब ने किया। गैस जब पहले मिलती थी सस्ती मिलती थी, गैस का हमें बहुत फ़ायदा था। अब हम लोगों ने सेकंड सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर दिए। सेकंड सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो पुराने टायर इंपोर्ट होना शुरू हुए, किसने इजाज़त दी? उसकी वजह से उसका ऑयल पहले निकाला जाता था, फिर उसके बुरादे को इस्तेमाल किया जाता था एज ए बर्निंग, और उसके साथ हम लोग फर्नेस ऑयल और लकड़ी को इस्तेमाल करते थे। तो ये पोल्यूशन की अच्छा, ये एक है फैक्टर जो जिसकी इंडिकेशन आप भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा डाल रहा है स्मॉग के अंदर वो हमारी गाड़ियां हैं, जिनमें जो गैर मयारी ईंधन जो है वो यूज़ हो रहा है। उसको भी बात करेंगे। अभी हम प्लांटेशन की तरफ आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि जब ये सड़कें बनाई जाती हैं या बाकी जो ब्यूटिफिकेशन के काम किए जाते हैं PHA की तरफ से, तो उसमें जो पौधे या वो लगाए जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं। वो वाले पौधे क्यों नहीं यूज़ किए जाते जो कि माहौल के लिए भी कारआमद साबित हों? एक्चुअली लगाए तो खूबसूरती के लिए जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसकी एक मेयार 3 महीने 4 महीने की होती है, उसके बाद फिर वो डंप हो जाते हैं। लेकिन हम उस तरह के नहीं लगा सकते कि जो माहौल के हवाले से भी या फिजा की मुताबिकत से भी हों, जो कि हमारी फिजा को भी साफ करे। हाँ, होते हैं इस तरह के, जिस तरह हम अपने घरों में या आपके पीछे भी प्लांट लगा हुआ है, मेरे घरों में भी लगे हुए हैं, जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाई को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ। कहने का मतलब ये है कि आज से आप 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं तो लाहौर आपको बेहतर नज़र आता है, ग्रीनरी के हवाले से बेहतर नज़र आता है। ये उसकी वजह ये है कि DG साहब भी जो हमारे हैं वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी टीम बड़ी मेहनत करती है। तो ये मेहनत का एक नतीजा है, शुरू हो चुका हुआ ये काम इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसमें हमें पब्लिकली खुद भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो गाड़ियाँ स्मोक पैदा करती हैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सड़क पे लेके आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम अपने वो जो इश्यूज़ आवाम को लेके जाते हैं गलत तरीके की तरफ, यानी मोटरसाइकिल और इस तरह की चीज़ें, 40% हम लोग अपनी ऑयल कंज्यूम करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर पाकिस्तान में। तो अगर हमारी मेट्रो और ऑरेंज लाइन अगर इसके रूट्स बना दिए जाएं जिस तरह सारी दुनिया में है, वो रूट्स जब किसने बनाने हैं गजाली साहब? शुरू तो हुआ हुआ काम हुकूमत ने बनाने। अब हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम बताते भी हैं। तो ये हुकूमत के काम है जो बहुत एक्टिवनेस के साथ और एग्रेसिवली इन चीज़ों को करना चाहिए। एक्चुअली मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मैंने कोई घर लिया तो उस घर में अगर मैंने रंग शुरू करवा दिया ना तो उसका फ़ायदा नहीं जब तक उसमें लाइट नहीं होगी। हाँ। तो हमारे मुल्क के इश्यूज़ कुछ इस तरह के हैं कि पहले कुछ उन इश्यूज़ को पूरा किया जाए, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो इश्यू हैं उनकी तरफ देखा जाए। लोगों में अवेयर बहुत है, लोग समझदार हैं, पता भी है, लेकिन मजबूरी है लोगों की। अगर मेरे घर के पास से ट्रेन या बस आती होएगी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है हम अपनी गाड़ियां निकालेंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हमारी बचत है उसके अंदर। मैंने कुछ दिन हुए देखा मनीला जो है उसकी तस्वीर 30 साल पहले की देखी और मैंने ये उनकी रीसेंट तस्वीर देखी तो मुझे इस तरह लगा कि उसको किसी ने सर्फ के साथ धोया हुआ है। अच्छा। क्या किया उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक तो बसेस जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत वाफर कर दी। उन्होंने 6 सर्कल बनाए हैं ट्रेन के, जो लोकल ट्रेन उनके शहर में चलती है, उससे लोग पब्लिक में जो अपनी मोटरसाइकिल है या अपनी गाड़ी है वो प्रेफर ही नहीं करते। वो कहते हैं मुझे इजीली तो अवेलेबल है, मैंने ट्रांसपोर्ट है। उससे वो एक खूबसूरती पैदा हो गई और वो ग्रीनरी अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो इस तरह है जिस तरह बेहतरीन। तो यहाँ पर भी अब होनी चाहिए, यहाँ पे भी चाहते हैं बट साहब कि यहाँ पर भी ग्रीनरी और जिस तरह पूरे कह ले कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सरे फहरिस्त आता है हमारा शहर जो है लाहौर है, जिसको बागों का शहर कभी कहा जाता था। अब यहाँ पे बाग इक्का दुक्का ही नजर आते हैं कहीं कहीं, अब तो कंक्रीट का जंगल बन गया है हमारा। एक्चुअली बात ही आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने भी इसमें थोड़ा सा उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारी CM साहबा का विजन है, फूलों से प्यार करती हैं
और वो खुद भी फूल की तरह हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1-2 सालों में आपको लाहौर बहुत बेहतर नजर आएगा। अभी की सूरत हाल मुझे बताइए, जो पार्क्स PHA के अंडर आते हैं पूरे शहर लाहौर में, उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया जा रहा है, कोई कैंपेनिंग की जा रही है? हाँ, कैंपेनिंग की जा रही है। हम लोग वो फूल जो कभी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए थे, उन फूलों को भी हम लोगों ने अब नर्सरी बना ली है। अच्छा। हाँ, और वो फूल जो हमें वो ब्लॉसम वगैरह से इधर उधर से मिलते थे, वो हम भी अब जो महंगे मिलते थे अब हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट ईयर में आपको वो फूल जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जो ये लोग करते थे, यहीं से अवेलेबल हमें खुद ही अपने ही शहर से मिल जाया करेंगे, हमें कहीं और फूलों का शहर, बागों का शहर लाहौर। और अच्छा, दूसरा गजाली साहब, जिस तरह आपने कहा कि रावी के किनारे वो जो आपने एक पेरिफेरी बताई है, वहाँ पर आप लोगों ने प्लांटेशन की है, ठीक है, वहाँ पर भी ठीक है की गई है, बट इस टाइम जहाँ पर हम बैठे हुए हैं सेंटर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें प्लांटेशन की। आप देख लें गुलबर्ग का इलाका सरे फहरिस्त आता है एक क्वालिटी इंडेक्स में, जहाँ की फ़ज़ा बहुत ख़राब होती है। डिफेंस के कुछ इलाके, इसी तरह बाकी मामलात भी है। तो इन द सेंटर ऑफ द सिटी भी तो हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए, ये प्लान है हमारा। मेरे डीजी साहब और डायरेक्टर के साथ मिलकर मैंने एक विजिट भी किया है सराउंडिंग पूरे शहर के 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द। अच्छा। कि हमें यहाँ पर अगर किसी सड़क में गड्ढा डालकर भी ये पौधा लगाना पड़ेगा तो हम लोग लगाएंगे, और शहर को चारों तरफ से कैटर करेंगे खूबसूरत ट्रीज के साथ। आज शुरू करेंगे तो 4-5 सालों में, क्योंकि जो पौधा भी हम लगाते हैं वो 5 से 10 फुट की हाइट का लगाते हैं, ताकि वो चल चुका हो। ये नहीं है कि एक छोटी सी वहाँ पे एक छड़ी वहाँ पे दबा दी तो पानी दिया तो पौधा लग गया, इस तरह नहीं है। पौधे की हाइट 5 से 10 फुट होएगी, जो इंशाल्लाह ताला अगले आप 4-5 सालों में सराउंडिंग ऑफ लाहौर 12 दरवाजे उसके इर्द गिर्द जो है वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको बेपनाह ट्री नजर आएंगे। बेपनाह ट्री नजर आएंगे, लेकिन वो किस तरह के ट्रीज होंगे? सायादार ट्रीज होंगे, फलदार ट्रीज होंगे जिसका फायदा हो? फलदार जो हैं देखें, वो महंगे हैं क्या? महंगे नहीं है, फिर वो एक्चुअली उनकी बाकी ममालिक में हमने देखे हैं वो सायादार लगाते हैं, साथ फलदार भी लगाते हैं ताकि फायदा हो, चरिंद परिंद को भी फायदा हो, जो वहां से गुजर रहे हैं उनको भी फायदा हो। नहीं, इसमें ये है कि वो जो फलदार पौधे हैं उनकी एक मियाद है 4 साल 5 साल। उसके बाद आप उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर उसकी जगह पे आप नया पौधा लगाते हैं। लेकिन अगर आप उसका बरगद का लगाएं या आप पीपल का लगाएं या आप इस तरह के वो पौधे जो तकरीबन 20, 30, 40, 50 साल की एज होती है, वो एक्चुअली ये बेहतर होते हैं। तो हमारे बच्चों को तो ये वेयर किया ही नहीं गया। मैं जापान में गया तो जापान में देखा कि वो फल गिर रहे हैं दरख्त से, तो कोई बच्चा नहीं उठा रहा। अच्छा। तो या हमारे तो आपको पता है कि बच्चे शरारती बड़े हैं, तो वो तो लोगों के घरों में भी जाके फल तोड़ लेते हैं। अच्छा, पहले एक बहुत अच्छा एक निज़ाम था लाहौर में। लाहौर में घर छोटा हो या बड़ा हो, 2-3 पौधे हर सूरत में होते थे। कोई अमरूद का लगाया हुआ है, अनार का लगाया हुआ है, इस तरह की कोई थोड़ी सी ग्रीनरी की हुई है, ये बड़ा ज़रूरी था। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए। यानी पहले 10 मरले के घर में रहते थे 4 लोग, अब उसके 3 घर भर गए, तो 3 घरों में रहते हैं आप तकरीबन 20 लोग, 5-6 लोग रहते हैं। हाँ। तो ये भी उस वजह से भी थोड़ा सा ये हुआ कि ग्रीनरी जो हम लोगों ने ग्रीन लैंड रखी हुई थी वो सारी खत्म हो गई और पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है हमारे इदारों का कितना कसूर है कि जो हमारी ग्रीन लैंड है वो कम होती जा रही है और सोसाइटीज और जो ये सारी कंस्ट्रक्शन है ये बनती जा रही है? आप इदारों की बात करती हैं तो क्योंकि अलॉट तो वही करते हैं ना, जमीन अलॉट तो हमारे इदारे ही करते हैं। हमें जब तक सजा और जजा का अमल शुरू नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी तरह पाकिस्तान और लाहौर को ख़राब करते रहेंगे। हमें सजा और जजा का अमल चाहिए कि क्यों हम लोगों ने अपने लाहौर के इर्द गिर्द जितनी इतनी सोसाइटीज़ बना दी। मैं गया हुआ था कुछ महीने पहले पाकिस्तान से बाहर, तो मैं एक दोस्त से मिला, मैंने एक बिल्डिंग देखी बड़ी खूबसूरत थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कितने लोग रहते होंगे इसमें? कहता 10,000 लोग रहते होंगे। मैंने कहा एक इस बिल्डिंग में? मैंने कहा इसका कितना रकबा होगा? वो मुझे कहते हैं 5 से 6 एकड़ इसका रकबा होगा। अच्छा। लेकिन वो हाई राइज बनी हुई थी, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। यहाँ पे 10,000 लोगों को उनकी जिंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 4 मरबे जगह, 25-100 एकड़ जगह चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग लाहौर में जो है ना
उसको बहुत हमने डैमेज किया है। पहले जो इंडस्ट्री लगी हुई थी लाहौर से बाहर, अब लाहौर हो गया एक्सपैंड, इंडस्ट्री ऐसे लगती है जैसे लाहौर के अंदर आ गई, सेंटर में आ गई है। ये भी हमें सोचने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री को तकरीबन हमें को 500-700 किलोमीटर दूर कहीं उस जगह पे ले जाकर बसाना पड़ेगा जिससे ये पोल्यूशन का पोल्यूशन खत्म हो। उस मौके दारू के हवाले से जिस तरह पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ले रही है, इकदाम उठा रही है, इसी तरह PHA भी इकदाम उठा रहा है। उस हवाले से हम बात कर रहे थे। गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बात की है। और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।